हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। बीच में सेशन जाना बंद हो गया था, कुछ कारणों से कोई सेशन नहीं भेज पाया, पर साथियों के मैसेज आने लगे, बार बार मैसेज आने लगे। जब कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का पेपर हो गया, बोर्ड का पेपर 2024 का, और जो मॉडल पेपर डाला था हूबहू प्रश्न मिल गए थे। जो साथी उस मॉडल पेपर को देखे हैं और बोर्ड परीक्षा के पेपर को देखे हैं, तो उनके द्वारा और साथियों को अवगत कराया गया और मैसेज पर मैसेज आप लोगों के आने लगे। इस कारण मजबूरन समय निकालना पड़ा और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 12 इतिहास के मॉडल पेपर डालने के लिए मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में 6 सेट आते हैं, तो 6 सेट में जितने प्रश्न बनेंगे, 1, 2, 3 मॉडल पेपर जो भी बनेगा, ये नहीं कि केवल एक मॉडल पेपर, कम से कम 2-3 मॉडल पेपर एक सेशन में रखेंगे। 6 सेट आपके पास भेजूंगा। हम दावा करते हैं जैसा राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र कक्षा 12 में हूबहू प्रश्न मिले हैं, वैसे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 12 इतिहास में भी मिलेंगे। आप लोगों के मैसेज निरर्थक नहीं जाएंगे। आप लोगों ने इतना मैसेज किया है, इतना रिक्वेस्ट किया है, तो मॉडल पेपर की हम शुरुआत करते हैं। ये कक्षा 10 का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में बहुविकल्पी और मैप संबंधी 2 मॉडल पेपरों के प्रश्न हैं और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। जो यदि मैं 3 मॉडल पेपर डाल पाया, आपके पास भेज पाया, तो बहुविकल्पी और मैप संबंधी सारे प्रश्न हो जाएंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन 3 मॉडलों पेपर से आपको हूबहू प्रश्न 6 सेट में मिल जाएंगे। वैसे तो 48 प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न लघु उत्तरीय और 6 मॉडल पेपर, या 6 सेट, 6 8 48, पर हम केवल 12 प्रश्न ही भेजेंगे 3 मॉडल पेपर में मिला के। उस 12 प्रश्नों से 5 सेट में हम मिलाएंगे। आप देखेंगे जैसा नागरिक शास्त्र में हुआ वैसा ही इसमें भी आपके साथ होने वाला है। आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो चलिए हम अब बिना देरी लगाए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत मॉडल पेपर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। सामान्य निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय 20 प्रश्न होंगे। खंड बा 40 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक 1 एवं वर्णनात्मक 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना भी आवश्यक है। अब हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं, क्योंकि आपके एक मॉडल पेपर, आपके प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर कोई भी यूट्यूबर भेजेगा तो 20 प्रश्नों का, और मैं आपके पास 40, एक सेशन में 40 भेज रहा हूं, तो थोड़ा जल्दी आपके पास ये पढ़ने का मौका है। जल्दी हम पढ़ेंगे और उसको आप जल्दी 2-4 बार रिवीजन करेंगे, उतने में ही याद हो जाएगा। पीछे जो भी सेशन आपके पास गए हैं उसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे। और परीक्षा में भी हूबहू प्रश्न 40 प्रश्नों का जब 3 सेट भेज दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में
किसी भी प्रश्न में, किसी भी सेट में ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रश्न ना मिले। प्रत्येक प्रश्न मिलेगा, जैसा कि कक्षा 12 नागरिक शास्त्र में मिला। तो पहला प्रश्न है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ आप फ्रांस ऑप्शन में रहेगा तो फ्रांस पे ही जाना है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? ऑप्शन में फ्रांस रहेगा तो फ्रांस पे जाना है, नहीं रहेगा तब इंग्लैंड पर जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, वैश्विक मंदी का वर्ष कौन सा था? तो वैश्विक मंदी, महामंदी का वर्ष था 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी था। 1934 ईस्वी में वैश्विक महामंदी समाप्त हुई थी। 1919 में महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए थे क्योंकि रॉलेट एक्ट या जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 1924 में महात्मा गांधी केवल एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। साथ में व्याख्या पर भी ध्यान देना है आपको। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तो वाशिंगटन का संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप ये ध्यान से सुन लें, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन दोनों आएगा तो आप न्यूयॉर्क पर जाएंगे। यदि न्यूयॉर्क ऑप्शन में नहीं है तो आप वाशिंगटन पे लगा देंगे क्योंकि ये दोनों कंट्री अमेरिका में है। समझिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो जर्मनी का आयरन मैन या लौह मैन किसे कहा जाता है? ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गैरिबाल्डी या ऑटोमान बिस्मार्क या नेपोलियन या विलियम प्रथम। तो गैरिबाल्डी इटली से संबंधित है, नेपोलियन फ्रांस से संबंधित है, विलियम प्रथम जब एकीकरण किया जाएगा तब वहाँ का शासक बनेगा। तो जर्मनी का एकीकरण करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी ऑटोमान बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। देखिए, बहुत से यूट्यूबर आपको बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, वो आप वही पसंद करते हैं। हम बीच में आपको बता रहे हैं कुछ हमारे सामने समस्या थी और थोड़ा मन भी हट गया था, क्योंकि हम रियल बोलेंगे, जो आप को फ़ायदा वाली बात होगी वही बोलेंगे, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित बात होगी उसी पर हम विचार करेंगे। हम इधर उधर की बातें ना करके सीधे आपके नॉलेज पे, आपके पाठ पुस्तक पर, आपके सिलेबस पर विचार करेंगे और उस पे आप लोग सहयोग कम करते हैं। इस कारण और कुछ हमारी भी समस्याएं थी, इस कारण नहीं पढ़ पा रहा था, पर आपके मैसेज, इतने मैसेज आए, इतना संदेशा मिला मुझे, इतने मैसेज पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया। तो फिर विचार किया, नहीं, हम आपके पास मॉडल पेपर भेजेंगे। कोशिश रहेगी कि जितने उत्तर प्रदेश में मॉडल पेपर वो भेज दूँ, जितने उत्तर प्रदेश में सेट 6 सेट आते हैं, हर पेपर का 6 सेट आता है, तो 6 सेट इतिहास कक्षा 12 और सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सब क्वेश्चन मिला देंगे, यह हम वादा करते हैं। तो अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो नेपोलियन संहिता लागू होती है 1804 में। 1815 में नेपोलियन का पतन होता है, वाटरलू की लड़ाई होती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। यूनाइटेड किंगडम का गठन किस वर्ष हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम का गठन होता है 1907 में। यदि अब आपके सामने पेपर में 1907 नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? तो 1908 पे चले जाएंगे, नहीं है क्या करेंगे? 1906 पे चले जाएं। लगभग उत्तर देना है, आपको पेपर मिल गया तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है,
क्योंकि आपको अपने दिमाग से उत्तर करना है। तो 1907 सही है, पर ऑप्शन में नहीं है, तो 6 या 8 पे भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न आज, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। ये फ्रांस का शासक बनता है। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू होती है। 1815 में वाटरलू नामक स्थान पर ये हार जाता है, इसका पतन हो जाता है। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। अगले प्रश्न पे आ जाए, प्रश्न नंबर 8, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई थी 1848 ईस्वी में। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में की गई। यदि 1848 ईस्वी ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे? 1830 पे चले जाएंगे। ये भी ऑप्शन में नहीं है, क्या करेंगे? 1815 में चले जाएंगे। पर अगर तीनों ऑप्शन में है तो आप 1848 पर ही जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का है, या बाल गंगाधर तिलक का है, या जवाहरलाल नेहरू का, या महात्मा गांधी का? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई। यदि 8 ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे? तो 2006 में चले जाएंगे, क्योंकि 2006 से ही आंदोलन शुरू होता है और 2008 ऑप्शन में रहेगा तो 8 पे ही जाना है। प्रश्न नंबर 11, कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? अरे भाई, ये कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दे दिया गया भाई, ये ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न को हम अगले सेशन में या इसमें मिलेगा तो हम सुधार करके आपके सामने ले आएंगे। वैसे कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? जल संसाधन, वायु संसाधन, ये सब पुनः चक्रीय संसाधन है। उत्तर हम बता दे रहे हैं, वायु संसाधन, जल संसाधन, या वायु ऊर्जा संसाधन, जल ऊर्जा संसाधन, ये सब पुनः चक्रीय संसाधन हैं। ऑप्शन यहाँ पे गलत होने के बाद भी हम आपको उत्तर बता रहे हैं। वह सबसे पहले वायु ऊर्जा संसाधन पे जाना, नहीं है तो जल ऊर्जा संसाधन पे जाना। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किस खनिज उत्पादन का क्षेत्र है? तो मुंबई हाई खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र है, कोयला का नहीं, लोहे का नहीं, सोना का नहीं, खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र है। अगले प्रश्न पे आ जाए, प्रश्न नंबर 13, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा ऑप्शन में नहीं है, स्विट्जरलैंड है। देश का नाम दे दिया तो स्विट्जरलैंड पे चले जाना। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रश्न नंबर 14, कार्न लॉ का संबंध किस देश से था? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो कार्न लॉ का संबंध ब्रिटेन से था। ये उद्योगपतियों के दबाव में मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून था कार्न लॉ। तो कभी कभार मक्का के संबंध में पूछ लेता है, किसके दबाव में? उद्योगपतियों के दबाव में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। जैसा भी क्वेश्चन आपको घुमाए वैसा आपको घूम जाना है, उत्तर सही करके आना है। अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1914 में, समाप्त होता है 1918 में समाप्त हो जाता है। 18 ऑप्शन में नहीं है, यह प्रश्न पूछ लिया गया प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? तो समाप्त होता है 1918। ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे? 1919 सही करके आएंगे। चालू हुआ 1914 में, समाप्त हुआ 1918 में। यदि ऑप्शन में
चालू होने का ऑप्शन 1914 नहीं तो 15 पे चले जाना, समाप्त होने का ऑप्शन 1918 नहीं तो 1919 पे चले जाना। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड भी शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था, शुरू क्या तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। औसत आय को क्या कहते हैं? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन में नहीं है तब राष्ट्रीय आय पे चले जाना, पर प्रति व्यक्ति आय है तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय सही उत्तर करेंगे। राष्ट्रीय आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय नहीं है ऑप्शन में तो राष्ट्रीय आय पर जाएंगे। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसका था? तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बम्बई में करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के पहले, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वर्तमान में भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो यहाँ संघीय में ये आपको घुमाने की कोशिश करता है, तो संघीय का अर्थ संघ शासित से भी कभी कभार लगा लेते हैं। तो आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, 3 प्रश्नों में 3 ऑप्शनों में मान लीजिए ज़्यादा उत्तर हैं या ज़्यादा, यहाँ पे हम आपको बताते हैं 8 संघ शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। आप उनकी संख्या के आधार पे आपको अंदाज़ा लगाना है कि संघ शासित या संघीय प्रदेश पूछ रहा है, तो उस आधार पर यहाँ पे संघीय राज्य, तो वर्तमान में संघीय राज्य 28 हैं। ये संख्या के आधार पर ही आपको इसका उत्तर चयन करना है। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? तो पत्थर पर आधारित उद्योग है सीमेंट उद्योग। पत्थर को पीसकर केमिकल डालकर सीमेंट बनाई जाती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति किससे संबंध है? ऑपरेशन श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ऐसा प्रश्न समझें। तो बाढ़ रोकने से, सूखा समाप्त करने से, नमक उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। यह पीली क्रांति का सरसों उत्पादन से, भूरी क्रांति का भेड़ उत्पादन से। तो इस तरह से क्रांतियाँ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अधिकतर श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जाता है, या हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति अनाज उत्पादन से था। हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन थे। 1967-68 में ये भारत में ले आए थे, लाने वाले थे इंदिरा गांधी। समझिए। अगले प्रश्न पे, हॉलमार्क प्रमाणिक चिन्ह निम्न में से किससे संबंध है? हॉलमार्क प्रमाणिक चिन्ह का संबंध किससे है, ये पूछा जा रहा। स्वर्ण आभूषण से, बोतल बंद जल से, फ्रिज से या खाद्य तेल से? तो हॉलमार्क प्रमाणिक चिन्ह का संबंध है स्वर्ण आभूषण से। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, वैश्वीकरण को संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? वैश्वीकरण को संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा सब लोग, सभी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा रहा तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है, जो कि महाराष्ट्र के बम्बई में स्थित है। इसी को बोला जाता है बैंकों का बैंक। प्रश्न याद रहेगा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है।
विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है, दो राज्यों के मध्य राष्ट्रीय व्यापार, दो व्यापारियों के मध्य आंतरिक, और दो नगरों के बीच ये भी आंतरिक की श्रेणी में रखा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो यहाँ पे 1920 में, यहाँ पे 1920 इसलिए रखा हूँ कि 1920 में असहयोग आंदोलन अधिकतर पुस्तकों में मिलता है 1919 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। गलत है, 1921 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। 1920 सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में पेश किया गया था, फेल हो गया। फिर दिसंबर 1920 नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में पेश किया गया, दोबारा पास हुआ, और 1921 में यह आंदोलन चालू हुआ। तो इसलिए आप 1920 समझिए, यहाँ पेश हो रहा, पास हो रहा। 1921 में असहयोग आंदोलन चालू हो रहा, 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया जा रहा है। 1922 में वापस लिया जा रहा, क्यों? चौरी चौरा कांड हो गया था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। 1924 दिया है तो महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 में बेल्लौरी यानी कर्नाटक के बेलगाम बेल्लौरी गांव में। एक ही बार पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1924 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह प्राचीन मार्ग जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था, तो वो सुएज जल मार्ग है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है, रेशम महामार्ग है, या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है? तो वो मार्ग है रेशम मार्ग, वह मार्ग है रेशम मार्ग। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा समूह केंद्रीय शक्तियों का समूह कहा जाता है? तो ये चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, केंद्रीय शक्तियाँ वो थीं जिनको हम तानाशाही शक्तियाँ बोलते हैं, और मित्र शक्तियाँ वो थीं जो आपस में मित्रता करके इन तानाशाही शक्तियों को, इन केंद्रीय शक्तियों को हराया। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय शक्तियाँ या तानाशाही शक्तियाँ कौन सी थीं? तो जर्मनी, जापान, इटली, ये सब तानाशाही शक्तियाँ थीं। जर्मनी वाले ऑप्शन को या जापान वाले ऑप्शन को काट दीजिए। देखिए इसमें रूस, जर्मनी, ब्रिटेन ये कट गया, इसमें जर्मनी है, जर्मनी, रूस, फ्रांस, इसमें जर्मनी है, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये भी कट गया, रूस, जापान, जर्मनी। देखिए ऑप्शन गलत है, केंद्रीय शक्तियों में ये ऑप्शन गलत है। अब हम आपको केंद्रीय शक्तियाँ और मित्र शक्तियाँ अलग से बता रहे हैं। केंद्रीय शक्तियाँ थी जर्मनी, जापान, इटली, समझिए जर्मनी, जापान, इटली। और मित्र शक्तियाँ इसके अलावा रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये मित्र शक्तियाँ थीं। यहाँ पे ऑप्शन गलत हैं। फिर से केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, जापान, इटली थीं। इन तीनों शक्तियों को छोड़ के और जो जिस ऑप्शन में और देश होंगे वो मित्र शक्तियाँ थीं। तो आप केंद्रीय और मित्र शक्तियों का अंतर समझिए। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, जापान, इटली, बार बार दोहरा रहा हूँ, उसके अलावा जो थी वो मित्र शक्तियाँ थीं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कौन संघीय राज्य नहीं है? निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो मणिपुर संघीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश संघीय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश संघीय राज्य है, और दिल्ली संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे देखिए ये तीन राज्य हैं, एक संघ शासित प्रदेश है। तो आप संघीय न समझ के सीधा उत्तर पे आएंगे दिल्ली। इसको पहले प्रश्न में अच्छी तरह आपको समझा चुका हूँ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में कौन रबी की उपज है? तो रबी की धान खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, ज्वार खरीफ की फसल है,
चना रबी की फसल है। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है? उत्पादन का साधन पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। भाई उत्पादन का साधन पूछ रहा, हम पहले पूंजी लगाएंगे तब लाभ मिलेगा, हम उससे सेवाएं प्राप्त करेंगे, कर या टैक्स देंगे, तो उत्पादन का साधन क्या हुआ? पूंजी हुआ। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए सही होगा, उत्पादन का साधन पूंजी है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण निम्न में से क्या था? तो देखिए, रौलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा घटना। तो असहयोग आंदोलन का कारण में ये बाद में घटना होती, चोरी चोरा की घटना, तो ये कट गया। अब 3 हैं तो आपको देखना है तीनों लग रहे हैं। असहयोग आंदोलन का कारण, असहयोग आंदोलन जो चालू किया गया, ये तीनों घटनाएं लग रही हैं, पर तीनों में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? तो वो महत्वपूर्ण घटना है रौलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32, रिंडरपेस्ट बीमारी किस देश में फैली थी? तो ये रिंडरपेस्ट एक मवेशियों का प्लेग था, बुखार था, अधिकतर ये भैंसों में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में बीमारी फैली थी और बहुत सी भैंसें मर गई थीं। तो जर्मनी, दक्षिण अमेरिका, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका सही उत्तर करके जाना। मवेशियों के अंदर फैली एक प्लेग बीमारी थी, रिंडरपेस्ट। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 33, श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त होती है? श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त होती है? तो भारत का छोटा भाई है श्रीलंका, तो पहले बड़े भाई को स्वतंत्र किया जाएगा, बाद में छोटे भाई को। यानी 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो 1948 में श्रीलंका। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। 1956 एक ऑप्शन दिया गया है। 1956 में श्रीलंका की भाषा सिंघली को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और श्रीलंका में सिंघली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। श्रीलंका के लोग बौद्ध धर्मी होते हैं, बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग होते हैं। जैसा भी प्रश्न है वैसा आपको उत्तर करके आना है। प्रश्न 34, वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित या संघ शासित, दोनों शब्द यहाँ पे रख दिया हूँ। कभी संघ शासित प्रदेश पूछा जाता है, कभी केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है, मैं दोनों शब्द रख दिया हूँ। तो वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं। प्रश्न 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 35, कर्तन नहीं है, कर्तन है भाई, कर्तन दहन, कर्तन दहन कृषि या इसको झूम कृषि बोलते हैं, किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तराखंड में होती है कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि। प्रश्न 35 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 36 पे आ जाएं। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? देखिए, आपसे इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा। मान लीजिए नीचे ऑप्शन में उपरोक्त सभी, तो अधिकतर में सभी वाला ऑप्शन सही होगा। अधिकतर में आप करेक्ट पे नहीं जा पा रहे हैं, आपको उत्तर का सही पता नहीं चल रहा और 3 ऑप्शन लिखे हैं, चौथा उपरोक्त सभी है, तो आप बेधड़क, अगर नहीं आ रहा आपको तब आप बेधड़क उपरोक्त सही पे सही का निशान गोला भर के आएंगे। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पोटाश की, चूना की, फास्फोरस की या उपरयुक्त सभी? तो उपरयुक्त सभी की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो देखिए, रेगुर मिट्टी को यहाँ रेगुर शब्द इसलिए रखा हूँ कि आप इस मिट्टी के बारे में समझें। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहते हैं।
रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, या गुजरात या उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ऑप्शन में नहीं है, क्या करेंगे, गुजरात में, ये भी ऑप्शन में नहीं, क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में, ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो झारखंड। पहली बात तो महाराष्ट्र या गुजरात के अलावा दोनों में से एक न एक ऑप्शन होगा, और यदि महाराष्ट्र गुजरात दोनों है तो आप महाराष्ट्र पे सही करके आएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तटों पर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। वहीं पर सुंदरबन का डेल्टा, दोनों नदियों के बीच का जो भाग होता है वही है सुंदरबन का डेल्टा या सुंदरबन। तो ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न पे आ जाएं। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर। सलाल बांध चिनाब नदी पर बंधा है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप तृतीय क्षेत्रक का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप तृतीय क्षेत्रक का नहीं है? यानी कि कोई एक क्रियाकलाप किसी दूसरे क्षेत्रक का होगा, किसी अन्य क्षेत्रक का होगा, और सब तृतीय क्षेत्रक का होंगे। चलिए देखते हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्रक का है। संचार, बैंकिंग या परिवहन ये तृतीय क्षेत्रक का है, और यहाँ नहीं पूछा जा रहा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वर्णनात्मक 1 प्रश्न और वर्णनात्मक 2 प्रश्न। शुरुआत में आपको बोर लगा होगा जब मैं रियल बोल रहा था, जब सही बोल रहा था, तब आपको लगा होगा कि ये तो बोगस में दिमाग खा रहे हैं। पर यहाँ पे हम आपको फिर समझाना चाहते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे। इसमें अथवा करके प्रश्न रहेंगे, यानी 8 प्रश्न रहेंगे। मैंने बताया था पूरे उत्तर प्रदेश में 6 सेट आते हैं। अब 6 सेट में, एक सेट में 8 प्रश्न, तो 6 सेट में 8 छंग 48 प्रश्न। पर हम इतना आपको, ना तो आपके पास समय है, ना हम इतना प्रश्न देना चाहते हैं। हम वो प्रश्न रखेंगे जो 3 सेट अगर आपके पास भेजिए तो 4 3 12 प्रश्न भेजेंगे, और 12 में से हर सेट में तुम्हें 4-5 प्रश्न मिल ही जाएगा। बशर्ते हम यहाँ पे व्याख्या करने के हालात में नहीं हैं, आपको प्रश्न दिखा रहे हैं। आप किताब से या हमारे पिछले जो वीडियो पड़े हैं प्ले लिस्ट में जाना, और वहाँ पे इन प्रश्नों की व्याख्या आप देखेंगे हमारे सेशन से या किताबों से अच्छी तरह तैयार करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न, यंग इटली की स्थापना कब किसने किया? मेजनी ने। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये आप समझ रहे हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ? तो रियो डी जेनेरो में 2002 में। बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तभी हमारा व्यापार आगे चलेगा, वो आवश्यकता पे जोर देना है। तो ये आप किताबों से या हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इन प्रश्नों की व्याख्या आपको मिलेगी। फिर वर्णनात्मक 2 में, इसमें भी 4 प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा। अथवा करके आपके प्रश्न में रहेंगे, यानी प्रश्न रहेंगे 8, करना रहेगा 4, और 6 सेट यानी 8 छंग 48 प्रश्न। तो हम आपके पास केवल 12 प्रश्न ही, अगर 3 मॉडल पेपर भेजा तो 12 प्रश्न ही भेजूंगा, और इसी से हर सेट में तुम्हें 4-5 प्रश्न हूबहू मिलेंगे। जैसा कि आप सामाजिक विज्ञान में पिछले साल का मेरा मॉडल पेपर देख लीजिए, और वो 6 सेट प्रश्नों का जो 6 सेट आता है उत्तर प्रदेश में, उसको देख लीजिए। यदि एक भी सेट में एक भी प्रश्न अलग आया हो तो हम चैलेंज करते हैं, कोई साबित नहीं कर पाएगा कि जो 2023 में मॉडल पेपर 3 मॉडल पेपर शायद भेजा था, और 3 मॉडल पेपर में 5 सेट मिला दिया था, हूबहू प्रश्न मिले थे। तो आप वहाँ जाके उसमें व्याख्या भी किया हूँ,
पर अभी हम व्याख्या नहीं करेंगे। अब चलते हैं सीधा मानचित्र पर। मानचित्र का भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पहला है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो यहाँ पे हम आपको बताते चल रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ होती है? बम्बई में होती है। बम्बई कहाँ है? ये महाराष्ट्र का मैप है, ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे और लिख देंगे बम्बई। समझ गए? बम्बई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है या जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो कहाँ हुआ था भाई? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? तो इस समय अमृतसर कहाँ है? तो अमृतसर आप यहाँ पे निशान लगाएंगे, पंजाब अमृतसर, और यहाँ निशान लगा के लिख देंगे प्रश्न नंबर 2 और तीर का निशान बनाएंगे, लिख देंगे अमृतसर। अमृतसर आपको मैप में दर्शाने का आधा नंबर और आधा नंबर उत्तर लिखने का उसी मैप में ही, किताब में लिखने की जरूरत नहीं, समय नहीं बर्बाद करना है। उस मैप में उत्तर लिख दीजिए और दर्शा दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज। अब यहाँ पे 1929 आपको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा, क्योंकि 1906 में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ है दादा भाई नौरोजी के समय, पर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के समय पास होता है लाहौर में। अब प्रश्न में लाहौर है, ऑप्शन हम कैसे भरेंगे? तो यहाँ पाकिस्तान में लाहौर है इस समय, यहाँ पे निशान बनाएंगे और प्रश्न नंबर लिखेंगे और लिख देंगे लाहौर। निशान बनाएंगे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, प्रश्न नंबर भी इधर ही बनाएं। मैप आपके पास बड़ा रहता है, चाहे इधर लाहौर लिखें या इधर लाहौर लिखें। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वह स्थान जहां कुछ भीड़ ने पुलिस चौकी को जला दिया। अब भाई लो, अभी ये तो नया तुम्हें प्रश्न लग रहा होगा। नहीं, कुछ नहीं नया प्रश्न, कुछ नहीं है। चौरी चौरा नामक स्थान पर अभी आपको बताया चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, यानी चौरी चौरा दर्शाना हमें। तो हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, निशान लगाएंगे और लिखेंगे चौरी चौरा नामक, चौरी चौरा, चौरी चौरा, ठीक। और यहाँ पे प्रश्न नंबर लिख देंगे, तेरे बना के चौरी चौरा लिख दिए। आपका उत्तर सही, आधा आधा नंबर करके 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। अगले प्रश्न में, वह स्थान जहां मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? बंगाल के ढाका में। ढाका कहाँ इस समय है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश को कैसे दर्शाएंगे? तो चलिए दर्शाने की कोशिश करते हैं। ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। यहाँ पर निशान लगाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे, एक में लिखेंगे प्रश्न नंबर और एक में लिखेंगे ढाका, ढाका, ठीक, ढाका। ये क्या होता है? सलीम उल्लाह के घर पर सलीम उल्लाह खान, वकार मुल्क और आगा खान ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं, कब की थी? 1906 में। वह स्थान, देखिए प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए जरूर आएगा, मैप में भरने के लिए जरूर आएगा। वह स्थान जहां भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। वह स्थान जहां राम या भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया।
अयोध्या में किया गया। अयोध्या में, अयोध्या है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अब मैप में उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी यहाँ पे है। यहाँ पे 2 तीर का निशान बनाएंगे, प्रश्न नंबर डालेंगे और यहाँ लिख देंगे अयोध्या। तो ये अयोध्या के लिए आधा नंबर, और आधा नंबर उस राज्य में ही निशान लगाएं, उसके लिए आपका ये उत्तर सही हो गया। अगले प्रश्न पे, वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार स्थित है, तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो आप यहाँ पे निशान लगाएंगे दिल्ली में, और प्रश्न नंबर और स्थान दिल्ली लिख देंगे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न नीचे देखें, वह स्थान, ये प्रश्न 2 बार आ गया भाई। कुतुब मीनार स्थित है, चलिए इसका उत्तर हम बता चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 10वां देख लें, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। अभी स्थापना कहाँ हुई ये पूछा गया। जहां स्थापना होगी वहीं पहले अधिवेशन होगा। कहाँ स्थापना हुई? बम्बई में। तो अधिवेशन कहाँ होगा? बम्बई में। अध्यक्षता किया था व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस की स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने। 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे बम्बई में। तो चलिए ये सब प्रश्न समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। खंड खा में भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उचित चिन्ह बनाकर निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए चिन्ह बने हैं, ऐसे तुम्हारे मैप में चिन्ह बने होंगे, उस आधार पे वो चिन्ह बना के आपको दर्शाना रहेगा। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा भाई, उद्गम स्थल ये पूछा जा रहा है, उद्गम नहीं लिखा गया है चिन्ह द्वारा। तो ये चिन्ह बनाए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मैप में आपको दिखा देते हैं कि मैप में कहाँ है। तो मध्य प्रदेश कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हुआ। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। यहाँ निशान लगाएंगे, 2 तीर का निशान, प्रश्न नंबर, और यहाँ लिखेंगे अमरकंटक मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश लिख देंगे। अगले प्रश्न पे दूसरा क्या है? भारत का कपास उत्पादक क्षेत्र चिन्ह लगाकर दर्शाइए। तो कपास उत्पादक क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो काली मिट्टी को कपास मिट्टी कहते हैं। महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है, पर आपको कपास का उत्पादन पश्चिम बंगाल को दिखाना है। पश्चिम बंगाल को दिखाना है। महाराष्ट्र को भी दिखाएंगे तो गलत नहीं होगा, पर आपको जो दिखा के आना है पश्चिम बंगाल। और 2 तीर के निशान, प्रश्न नंबर, और यहाँ लिख देंगे पश्चिम बंगाल। निशान बनाना है, निशान बनाना है, जैसा निशान होगा तो प्रश्न नंबर और निशान बना देना है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा। तो सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र पूछा जा रहा है। आपको 2 बता रहे हैं, महाराष्ट्र का बम्बई और गुजरात का अहमदाबाद। महाराष्ट्र का बम्बई या पुणे भी लिख सकते हैं, और दूसरा गुजरात का अहमदाबाद। तो मैप में देखते हैं, मैप में महाराष्ट्र और गुजरात बगल बगल राज्य हैं। ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गुजरात। जैसा आपसे चिन्ह पूछा जा रहा है वैसा चिन्ह बना दीजिए और प्रश्न नंबर डाल दीजिए। वैसा चिन्ह बना दीजिए, प्रश्न नंबर डाल दीजिए, और नाम भी लिख दें, बम्बई, बम्बई या अहमदाबाद, अहमदाबाद। समझिए। अगले प्रश्न पे अगला क्या है? कृष्णा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिए ये इसलिए इसमें कृष्णा जानबूझ कर रखा था क्योंकि दक्षिण भारत की नदी है। और दक्षिण भारत की नदी है तो आप क्या करेंगे?
आपके लिए थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए कि आप उसको अच्छी तरह समझ लें। तो कृष्णा नदी पर बना है और ये कहाँ है? हैदराबाद में। अब हैदराबाद में है तो हैदराबाद मानचित्र में यानी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में मैप में देखेंगे आंध्र प्रदेश, तो मैप में आंध्र प्रदेश, ये हिस्सा आंध्र प्रदेश का है, ये तेलंगाना का है। यहाँ आप निशान बनाएंगे, चिन्ह बनाएंगे और प्रश्न नंबर लिखेंगे और लिखेंगे आंध्र प्रदेश या कृष्णा नदी, ऐसा उत्तर लिख देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चाय उत्पादक का एक क्षेत्र असम, चाय उत्पादक का एक क्षेत्र असम, उसमें आपको बिना देरी लगाए उत्तर दे देना है। और असम कहाँ है? पूर्वोत्तर राज्य। असम कहाँ है? पूर्वोत्तर राज्य है। तो आप यहाँ निशान लगाएंगे। ये छोटे छोटे राज्य में अगर इनसे प्रश्न आता है तो आप टेंशन नहीं लेना है। ये जो लाइन खींचा है ये आपको समझने के लिए मैंने लाइन इसमें मोटी मोटी लाइन बनवा दिया हूँ। इससे आपसे को टेंशन ही नहीं लेना है। इसका यहाँ निशान लगाने के बजाय यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, तो आपका उत्तर सही होगा, गलत नहीं होगा, बशर्ते आप उत्तर लिखेंगे सही। तो असम समझिए। अब अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है श्रीनगर और वाराणसी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित। श्रीनगर कहाँ है? श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में और वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। ये तुम्हारा हो गया जम्मू कश्मीर, यानी यहाँ श्रीनगर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। यहाँ पे आप निशान लगाएंगे और श्रीनगर लिख देंगे और यहाँ उत्तर प्रदेश में यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ वाराणसी लिख देंगे। आपका ये भी उत्तर सही होगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न क्या है? हीराकुंड बांध चिन्ह बनाकर। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर होगा? जब भाई हीरा है तो हीरा ऐसी वैसी नदी पे नहीं होगा, महानदी पे होगा। और महानदी है तो उड़ेगी, कहाँ उड़ेगी? उड़ीसा में। समझिए, हीराकुंड बांध तो जब हीरा की अंगूठी पहन रही है तो महानदी पे होगी, कोई ऐसी वैसी नदी पर नहीं होगी। और जब महानदी है तो उड़ेगी भाई, कहाँ उड़ेगी? उड़ीसा में उड़ेगी। तो मैप में उड़ीसा कहाँ है? मैप में उड़ीसा, ये चीज़ उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा उड़ रही है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा उड़ रही है। आप निशान बनाएं, चिन्ह बनाएं और उत्तर लिख दें। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमाण शक्ति विद्युत गृह चिन्ह बनाकर नाम सहित। नरौरा प्रमाण शक्ति विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपको बताया, कई बार बताया, बार बार देखें, इसलिए मैप में मैं लाइन भी खींच दिया हूँ। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ निशान लगाएं, यहाँ लिख दें नरौरा। और जो चिन्ह बनाए रहे वो चिन्ह लिख दीजिए। तो नरौरा आधा नंबर इसका, आधा नंबर जो चिन्ह यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनाए उसका। आपका उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र। गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र। तो गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड है भाई। गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड है। ये है तुम्हारा उत्तराखंड। यहाँ हम निशान लगाइए। भागीरथी, गोमुख, ऐसा जो भी लिखना चाहें वैसे गोमुख लिखेंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल में, तो गढ़वाल क्या लिखेंगे? गोमुख लिखेंगे, निशान बना देंगे और लिख देंगे गोमुख। तो ये आधा नंबर इसका, आधा नंबर जो यहाँ निशान बनाए हैं, चिन्ह बनाए हैं उसका। अगला प्रश्न क्या था?
अगला प्रश्न था ताप्ती नदी का उद्गम क्षेत्र। तो ताप्ती नदी का उद्गम क्षेत्र बैतूल, बैतूल जिला। बैतूल कहाँ है? बैतूल है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कहाँ है? ये मध्य प्रदेश है। गुजरात, ये गुजरात है। राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये वो छत्तीसगढ़ है, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश है। यहीं पे नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थल बताया था अमरकंटक, और यहीं पे ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिला सतपुड़ा पहाड़ी से, सतपुड़ा पहाड़ी से बैतूल जिला से निकलती है ताप्ती नदी। यहाँ पे निशान बनाएंगे और इधर एक तरफ चिन्ह बना देंगे, एक तरफ लिख देंगे बैतूल जिला मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार मैप का भी आपका ये सेशन समाप्ति की हो रहा है। केवल मैंने व्याख्या नहीं किया लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, वो एलपी सरकारी जॉब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके पिछले जो वीडियो पड़े हैं उनसे आप उनकी व्याख्या देख सकते हैं या किताबों से अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, ये पहला मॉडल पेपर था। आप लोगों के बार बार मैसेज करने पर कोशिश रहेगी कि 3 मॉडल पेपर डाल दूं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रश्न आए, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। कौन सा सेट किस ज़िले में किस मंडल में जाएगा इसका कुछ पता नहीं रहता। हम 3 मॉडल पेपर में 6 सेट भेजने की कोशिश करेंगे, पर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का एवरेज 4-4 प्रश्न रहेगा, यानी 4-4 ये हो गया। अब 8-8 प्रश्न बचे हैं 2 सेशन में, वो भी आपके पास पहुंचा दूंगा। और रही इतिहास की बात, इतिहास कक्षा 12 की कोशिश रहेगा 6 सेट हैं तो 3-3 सेट करके 2 मॉडल पेपर में भेज दूँ। जैसा कि नागरिक शास्त्र में 2 मॉडल पेपर भेजा था और एक पेपर ऐसा मॉडल पेपर था जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न थे, और उसी उतनी में इतना मैसेज आ गया कि मैं मजबूर हुआ मॉडल पेपर आपके पास भेजने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ हम इस मॉडल पेपर की श्रृंखला मॉडल पेपर का समापन करते हैं। ये आपके पास पहुँचे, आप इससे लाभ उठाएं और आपको कितना क्वेश्चन मिलता है, कितना आप इससे प्रभावित होते हैं, ये मैसेज द्वारा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।